हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th BST का चैप्टर नंबर 2 यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से हमने स्टार्ट कर दिया था। आज ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट रहने वाला है, जहां पर बेटा हम डिस्कस करेंगे फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स को। आज हम बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बड़े ध्यान से बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। देखो बेटा, इस चैप्टर में जो आज का टॉपिक है वो है फेयोल के यानी कि हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आज हमें समझने हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करा था जिसमें फीचर्स, इंपॉर्टेंस, मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब, वो सब चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई हैं। आप उसको भी जा करके देख सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं देखा। देखो जी, सबसे पहले जो बेटा फेयोल है, फेयोल के प्रिंसिपल्स हैं कुछ मैनेजमेंट के, उसकी ना एक शॉर्टकट ट्रिक है। वो क्या है बेटा? डेड पेप्सी PCS रूल। डेड पेप्सी PCS रूल एक बेटा आपकी अलग अलग बुक्स में जो है अलग अलग शॉर्टकट्स या फिर कुछ इस तरीके की हमारे पास मेमोरी टेक्निक होती है जिससे आप याद कर सकते हो। जरूरी नहीं है आप इसको ही फॉलो करो, आप जिस मर्जी को भी फॉलो करो, लेकिन 14 के 14 प्रिंसिपल्स आपके टिप्स पे होने चाहिए। क्या क्या वो हो सकते हैं? देखो जी, सबसे पहले बात करते हैं डेड की। डेड से बेटा 3 है: डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसिप्लिन। ठीक है जी, इनका अभी मैं एक एक करके बहुत ही अच्छी तरीके से डीप में आपको मतलब बताऊंगा। फिर चलते हैं बेटा पेप्सी। पेप्सी पे क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ई से एस्पिरेट डी कॉर्प्स। पी से प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, स्टेबिलिटी और इनिशिएटिव। ठीक है, डेड भी हो गया, पेप्सी भी हो गया। आगे चलें, आगे चलते हैं। आगे बेटा PCS और रू। PCS और रू कहाँ है बेटा? यहाँ पर है। देखो PCS है ना, PCS है। PCS का मतलब क्या हो गया? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन एंड सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। फिर है बेटा रू यानी कि रेनोमिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यही हमारा आज का टॉपिक है, जिसमें सबसे पहले बेटा डेड से शुरुआत करेंगे। डेड का मतलब क्या है? सबसे पहले बेटा डिवीजन ऑफ वर्क। देखो जी, डिवीजन ऑफ वर्क कहाँ पर है? ये रहा डिवीजन ऑफ वर्क, ये रहा। देखो जी, जो हमारा फेयोल है, जो कि हमारे फेयोल के प्रिंसिपल्स है, वो क्या कहते हैं कि बेसिकली एक काम को, या हमारे पास जितना भी काम होता है, वो एक इंसान से ना करा करके उस काम को छोटे छोटे यूनिट, छोटी छोटी जॉब्स में हमें टास्क में बांटना होता है। ठीक है, अगर लेट सपोज एग्जांपल के तौर पे आप समझो, इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। एक फर्नीचर बनाने वाले हमारे पास यहाँ पर कंपनियां बिजनेस करते हैं फर्नीचर बनाने का। अब अगर वो एक ही इंसान से सारा काम कराएंगे, बेटा वुड भी एक इंसान से कटवा रहे हैं, अब वुड को लगाना भी पड़ेगा, कटिंग कर करके पीसीज में कटिंग कर करके उसको जोड़ना भी पड़ेगा, असेंबल भी करना पड़ेगा, फिर उस पर कहीं ना कहीं पेंट होगा, फिर एक फाइनल फर्निश वाला होता है, वो बेसिकली टच देता है ना। तो सारे के सारे काम अगर हमारे पास एक ही इंसान करेगा तो फिर तो काम शायद उतना अच्छा ना हो जाएगा, लेकिन एक तो टाइम से कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन स्पेशलाइजेशन, परफेक्शन नहीं आएगी, है ना। वहीं अगर मैं इस काम को बांट दूं कि बेटा लकड़ी के पीसेस को कट करने वाला एक अलग बंदा है, उनको असेंबल करने वाला एक अलग इंसान हमने रखा हुआ है, पेंट करने वाला एक अलग है, फाइनल टच देने वाला एक अलग है, तो सब अपना अपना अगर अलग अलग काम करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, परफेक्शन आ जाएगा उनके काम में। यही बेसिकली हमारा डिवीजन ऑफ वर्क कहता है कि उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग आपको काम को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जितना भी होल वर्क है उसको डिवाइड कर दो, जितना भी बेटा हमारा काम है उसको डिवाइड कर दो आप किस में? स्मॉल टास्क में, यूनिट्स में, इंस्टेड ऑफ के पूरा का पूरा काम एक ही इंसान से हम कराएं, है ना। अगर कैसे करा सकते हो, कैसे बांटना है? कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस के बेसिस पे काम को आपको बांटना है। ऐसा भी नहीं है कि किसी को भी कुछ भी काम पकड़ा दिया कि बेटा उसको उस काम का एक्सपीरियंस ही नहीं है, आप उसको काम करवा रहे हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, और पर्सन जब काम करता है बार बार उसी काम को करेगा, या जो काम आपने उसको दिया है कि पर्टिकुलर काम को करेगा, तो क्या हो जाएगा? काफी ज्यादा परफेक्ट हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है जी, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे फर्नीचर वाला है, मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट आ जाता है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी का मतलब होता है बेटा पावर टू टेक डिसीजन, किसी को पावर दे देना, ठीक है, कि आप डिसीजन ले सकते हो, आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, जो भी डिसीजन लोगे वो आप देखो। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या? जिम्मेदारी। क्या? जिम्मेदारी। एक है पावर टू टेक डिसीजन, एक होता है जिम्मेदारी। ठीक है जी, लेट सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे कहूँ, आपसे ही कहता हूँ कि बेटा आपको 100 यूनिट बनानी है। ठीक है, 100 यूनिट बनानी है, तो मैंने आपको क्या दी है?
जिम्मेदारी दी है। क्या दी है? जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। वही मैं आपसे कह दूं, आपके पास पावर नहीं है कि आप रॉ मटेरियल खरीदो, कैसे बनाओगे? नहीं बना सकते ना। तो हमेशा जितना भी मेरा ऑथोरिटी यानी कि पावर टू टेक डिसीजंस, वो हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए? जिम्मेदारी के इक्वल होना चाहिए। अगर ऑथोरिटी आपने ज्यादा दे दी यानी कि पावर ज्यादा दे दी, जिम्मेदारी दी नहीं, तब भी काम नहीं हो पाएगा। जिम्मेदारी ज्यादा दे दी, ऑथोरिटी कम दी, तब भी काम नहीं हो पाएगा। यही बेसिकली इसके अंदर हमारे पास लिखा गया है कि ऑथोरिटी का मतलब होता है बेटा पावर टू टेक डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑब्लिगेशन। क्या होता है बेटा? ऑब्लिगेशन। किस चीज का ऑब्लिगेशन? टू कंप्लीट द जॉब असाइंड ऑन टाइम, के ऑन टाइम पे उसे जो भी काम दिया गया है उस काम को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी है। ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लिखी गई है बैलेंस, के हमेशा कैसे होगा बेटा? इक्वल होगा। ठीक है, कैसे होगा? इक्वल होगा। इसके बाद ये लिखा है कि अगर ऑथोरिटी ज्यादा हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम, तो नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हुई, ऑथोरिटी कम हुई, तो हमारे पास क्या होगा? वर्कर टू कंप्लीट हिज जॉब ऑन टाइम, के विल नॉट, कर ही नहीं पाएगा अपना काम टाइम पर पे, है ना। उसके बाद एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल लिखा है जो मैंने अभी आपको दिया है कि जिम्मेदारी दी है 100 यूनिट बनाने की, रॉ मटेरियल की आपने उसको पावर दी नहीं, कि इतनी ऑथोरिटी दी, वो रॉ मटेरियल खरीदे तो कैसे काम होगा, है ना। ये इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। आगे चले बेटा, आगे चलते हैं। आगे आ जाता है बेटा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब बता सकते हो? डिसिप्लिन का मतलब हो गया अनुशासन, यानी कि जितने भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो करा जाए। फ्यूल हमारे पास यही कहता है। अब जरूरी नहीं है वो खाली लोअर लेवल यानी कि बेसिकली सबॉर्डिनेट्स फॉलो करें, सुपीरियर्स को भी वो चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। ये इसके अंदर जाता है। देखो क्या है, बहुत अच्छे अच्छे शब्द है इसमें। डिसिप्लिन का मतलब होता है ओबीडियंस या फिर ऑब्जर्वेंस। ये आपको लिखोगे तो आपका टीचर आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स दे सकते हैं ना। ओबीडियंस होता है, ऑब्जर्वेंस होता है किस चीज़ का बेटा? रूल्स का। या फिर रिस्पेक्ट ऑफ द ऑथोरिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जितने भी रूल्स हैं, या फिर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है। और क्या किया जाता है कि इससे क्या होगा बेटा? गुड सुपीरियर हो जाएंगे हर एक लेवल पे। क्लियर और फेयर एग्रीमेंट होगा सबॉर्डिनेट्स और सुपीरियर के बीच में। अगर डिसिप्लिन है तो ये सब चीज़ें होंगी। मीटिंग कमिटमेंट एट ऑल लेवल्स। कमिटमेंट से बेटा क्या हो सकता है कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि एक बार बेटा जो कमिटमेंट हमने कर दी, जो हमने ठान लिया वो हम करेंगे। कैसे कर पाएंगे? अगर डिसिप्लिन होगा तभी तो, है ना। ये इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर आ जाता है बेटा। फ्यूल कहता है कि डिसिप्लिन हर एक उस पर होना चाहिए, चाहे वो सुपीरियर हो चाहे वो सबऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ पर हो। एग्जाम्पल के तौर पर इसका एग्जाम्पल समझ लो। The employees must honor their commitment to the organization by working effectively and efficiently. On the other hand, जो superior है must also meet their commitments, के बेटा हमेशा से ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी काम वर्किंग लोग हैं उन्हें इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपने कमिटमेंट्स को देना चाहिए। तभी कमिटमेंट्स के साथ मतलब डिसिप्लिन के साथ, है ना, और सुपीरियर्स को भी और सबऑर्डिनेट्स को भी। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट है बेटा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या कहता है? इक्विटी का मतलब यहां पर है इक्वालिटी से, है ना। इक्वालिटी इन द टर्म्स ऑफ सैलरी वगैरह नहीं है कि आप पियोन को भी सेम सैलरी दे रहे हो और जो हमारे मैनेजर है उनको भी सेम सैलरी मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो इक्विटी का मतलब है वो है बेटा जेंडर से, सेक्स से, रिलीजन से, लैंग्वेज से, इन सब चीज़ों से, कि किसी भी एम्प्लॉय के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं चलेगा। फ्यूल ये कहते हैं कि हमें नहीं करना है ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक हमारे पास यहाँ पर कंपनी है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें सब जो है बेसिकली इन्वायरमेंट ऐसा है कि इंग्लिश से इंग्लिश में ही बात करते हैं। अब एक ऐसा बंदा वहाँ पर आ गया जिसको हमने जॉब पे रखा, वो ज़्यादा इंग्लिश में थोड़ा सा तंग है ना, या हिंदी ज़्यादा बोलता है, तो अब उसके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव होगा। बिल्कुल हो सकता है कि बाकी लोग उसको ट्रीट करेंगे, अरे यार कैसा है, इस पे से तो हिंदी बोलनी आती, इंग्लिश ढंग से बोलनी नहीं आती, लिखना नहीं आता, मेल नहीं लिख पा रहा है वो उसको, है ना। तो ये सब चीज़ है, उसके साथ भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यही चीज़ गलत है। फ्यूल कहता है ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आपको हमेशा क्या रखना है बेटा? डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। किस बेसिस पे होता है डिस्क्रिमिनेशन? हमें सेक्स के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ, नेशनैलिटी, इन सब बेसिस पे हो जाता है। कास्ट के बेसिस पे हो जाता है कि तुम दूसरे कास्ट के हो, तुम नहीं यहाँ पर काम कर सकते हो। इस तरह की सब चीज़ें, भाई सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। हमें क्या रखनी है? इक्विटी रखनी है, काइंड फेयर जस्ट ट्रीटमेंट करना है, बिल्कुल काइंड फेयर अच्छा ट्रीटमेंट करना है, सभी को एक समान लेकर के चलना है। ठीक है, इसके बाद ये लिखा है कि इक्विटी का मतलब ये नहीं है कि इक्वल सैलरी दे दो आप पियोन को भी और सुपरवाइजर को भी। इसका मतलब हमारे पास क्या है कि कुछ डिसिप्लिनरी रूल्स जो भी हमारे पास
रूल्स है उसमें सेम सब चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनी वाला ही एग्जांपल यहाँ पर लिखा है जो मैंने आपको दिया है, आप इसको रीड कर सकते हो। आगे चलते हैं बेटा, एस्पिरेट डिकॉप्स। एस्पिरेट डिकॉप्स का मतलब क्या है? एस्पिरेट डिकॉप्स का मतलब है कि एनकरेज करना, प्रमोट करना। दो शब्द है बेटा, एक तो एनकरेज करना, प्रमोट करना, क्या? यूनिटी, हार्मनी के बेटा मिलजुल करके। एस्पिरेट डिकॉप्स का मतलब है मिलजुल करके। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा, हमारे पास आपने मूवी जरूर देखी होगी, टीवी पे आती थी बचपन में, चक दे इंडिया, देखी है? उसमें क्या होता था कि बिल्कुल भी एस्पिरेट डिकॉप नहीं है वहां पर, ये प्रिंसिपल नहीं लग रहा था। क्या है कि सब लोग, जितने भी हॉकी की प्लेयर्स थी, वो वुमेन हॉकी की प्लेयर्स की टीम्स थी, वो सब जब फाइनल मतलब अपना मैच खेलते थे ना, वो खेलते थे अपनी अपनी स्टेट के लिए। एक दूसरे से आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई भी हमारे पास यहाँ पर हारमोनी नहीं है, डिस्कॉर्ड चलता रहता है ना, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम ही नहीं कर रहे। लेकिन फिर जब फाइनली जब वो उनको एक जगह लेकर के गए थे, आपको याद होगा, वहां पर उन्होंने मतलब कुछ नकली गुंडे बुला करके या वो कुछ करवा करके उनको सबको एक तरीके से जोड़ दिया था। जब उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई करी थी, ओके, निकाल के जितने गुंडे थे उनको बजा दिया था, है ना, उनकी पिटाई कर दी थी। तो तब से उनके अंदर क्या आ गया था, एक काइंड ऑफ स्पिरिट, यानी कि एस्पिरेट डिकॉप्स, यानी कि टीम स्पिरिट उनके अंदर आ गई थी। फिर उन्होंने मिलजुल करके खेलना शुरू करा और फाइनल भी जीता, है ना। ये इसके अंदर हमारे पास आ जाता है कि बेटा रिप्लेस करना होता है आई को वी के साथ। आई कुछ नहीं है, वी मिलजुल कर है, वी आर अ टीम, नॉट अ इंडिविजुअल, ठीक है। ये इसके अंदर हमारे पास यहां पर आ जाता है। इससे क्या होगा बेटा, ज्यादा राइज मिलेगा म्यूचुअल ट्रस्ट को और बिलोंगिंग आएगी अमंग द टीम मेंबर्स। ये हमारे पास कम कर देगा नीड फॉर यूजिंग पेनल्टीज, ठीक है। और ये प्रिंसिपल यूज होता है बेसिकली जो कि चक दे मूवी में हुआ था, है ना। ये हमारे पास यहां पर इसका एग्जांपल लिखा है। फिर आ जाता है बेटा स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या कहता है कि एक ना आपको ऑथोरिटी फॉलो करनी होती है। देखो, लाइन ऑफ ऑथोरिटी आप बोल सकते हो, या फिर हमारे पास चेन बोल सकते हो, जो कि हाईएस्ट से लोवेस्ट चलती है इस तरीके से, जैसे ये सब पर टॉप है ना, फिर उसके जस्ट नीचे, फिर उसके जस्ट नीचे, जस्ट नीचे, जस्ट नीचे, जस्ट नीचे। देख लो एग्जांपल, यही बेसिकली हमारे पास स्केलर चेन कहलाता है। ये आप देखो, यहां पर आओ, मतलब में समझो कि बेसिकली क्या है, लाइन ऑफ ऑथोरिटी है। क्या यहां पर लाइन ऑफ ऑथोरिटी चल रही है? बिल्कुल चेन चल रही है, सुपीरियर फ्रॉम सुपीरियर टू लोवेस्ट रैंक। देख लो जी, सुपीरियर ऊपर, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ चल रही है, नहीं चल रही है, बिल्कुल ये इसके अंदर आ जाता है ना। फ्योल क्या कहता है? फ्योल कहता है कि चेन मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली इन द ऑर्गेनाइजेशन, के हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस चेन को हमें फॉलो करना होता है। एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मस्ट पास थ्रू एवरी की ऑफ द चेन, कोई भी स्किपिंग नहीं चलेगी, कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, इस तरीके से बेटा चल रही होगी, है ना। अगर इसे पास करनी है, इसको बोलेगा, इसको बोलेगा, इसको बोलेगा, इस तरीके से ये कर सकता है। बस इसमें एक चीज और आ जाती है बेटा, वो याद रखना, गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक का मतलब क्या होता है कि ये दोनों, अगर इसको बेटा इससे बात करनी है तो इस तरह लंबा प्रोसेस लेना पड़ेगा, नहीं, ये सीधा डायरेक्ट भी बात कर सकता है। इसको हम बोलते हैं बेटा गैंग प्लैंक। क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक, ठीक है ना। यही बेसिकली हमारे पास यहां पर नीचे लिखा गया है। देखो, ये लिखा गया है कि इफ थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, यहां से दिखेगा, देखो, इफ इन दिस ई वांट्स टू कॉन्टेक्ट, ई को बेटा ओ से कॉन्टेक्ट करना है, ठीक है। ई को अगर ओ से कॉन्टेक्ट करना है तो कैसे? ऐसे चलेगा वो, ऐसे ऊपर, ऐसे, फिर इधर 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 इधर, कि ई से डी, डी से सी, बी, इस तरीके से चलेगा, नहीं। इफ दिस चेन इज ब्रोकन देयर आर चांसेस ऑफ कम्युनिकेशन गैप। इन दिस केस ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के केसेस में फ्योल ने परमिट करा एक शॉर्टकट, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? गैंग प्लैंक, कि वो आपस में बात कर सकते हैं। कौन बात कर सकते हैं? और बेटा गैंग प्लैंक परमिट करता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन। क्या करता है? परमिट करता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉइज जो कि वर्किंग करते हैं डिफरेंट पोजीशंस में विदाउट फॉलोइंग द स्केलर चेन, ठीक है। ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज थी। फिर आ जाता है बेटा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनेल। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनेल, 4 शब्द हैं, स्टेबिलिटी, टेन्योर, पर्सोनेल। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? एक तरीके से आप बोल सकते हो स्टेबिलिटी यानी कि कुछ समय के लिए स्टेबल कर देना, फिक्स कर देना, ये हमारे पास आ जाता है। पर्सोनेल का मतलब बता सकते हो? पर्सोनेल का मतलब होता है ग्रुप्स ऑफ पर्सन। टेन्योर का मतलब हो गया टाइम पीरियड, कि बेसिकली आपने जब एम्प्लॉयज को रखा, अब हो सकता है वो काम स्टार्टिंग में सही से ना करे, उसे थोड़ा सा टाइम लगे सेटल डाउन होने में, चीज़ों को समझने में, चीज़ों को पकड़ने में। आपने 2 दिन में उसे कह दिया कि तुझसे तो काम अच्छा नहीं हो रहा, निकल यहाँ से, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। 2 दिन पे तो आप जॉब से निकाल सकते ना, उसको थोड़ा सा सेटल डाउन होने का मौका दो, उसे सिखाओ,
उसे समझाओ, काम को बताओ, एक स्टेबिलिटी दो, टेन्योर ऑफ पर्सनल यानी कि ग्रुप ऑफ पर्सन्स को, जो भी आपके एम्प्लॉयज है उनको एक स्टेबिलिटी देने की कोशिश करो एक टेन्योर तक। ये बेसिकली इसका मतलब हो जाता है कि नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन, के हटाओ मत जल्दी से जल्दी, ना ही ट्रांसफर करो एम्प्लॉयज का। ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन में बोल दिया नहीं भाई हम तो आपको काम पे से नहीं रखेंगे, है ना। तो बेसिकली सबसे पहले तो थोड़ा सा ट्रेनिंग दो, सिखाओ, सब चीज़ों को बताओ। ये प्रिंसिपल कहता है कि मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए बेटा, मैनेजमेंट प्रोवाइड द फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉयज बिकॉज विद द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी ऑफ द जॉब एम्प्लॉयज कैन नॉट कंट्रीब्यूट टू द मैक्सिमम। के बेटा बेसिकली जॉब सिक्योरिटी के बारे में उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं जॉब सिक्योरिटी का एश्योरेंस आपको देना है, जॉब सिक्योरिटी देनी है। अगर उनके मन में रहेगा कि भाई मेरे तो यहाँ कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, तो अपना काम वो अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। ये इसके अंदर हमारे पास लिखा है। और ज़्यादा टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज इज बैड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप बार बार अपने एम्प्लॉयज को चेंज कर रहे हो तो आपके लिए भी तो बेटा बुरी चीज़ है ना। आप एज अ ऑर्गेनाइजेशन आपको काम भी तो करना है, करवाना है। आपके एम्प्लॉयज, आपने कुछ टाइम उसको सीखा, उसको सिखाया, फिर आपने उसको जो है जॉब पे से निकाल दिया। अब फिर नया एम्प्लॉय आएगा, उसको स्टार्टिंग से 0 लेवल से सब चीज़ें सिखानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी, उसके बाद वो काम करना स्टार्ट करेगा। तो बहुत ज़्यादा हमारे पास टाइम टेकन चीज़ें हो जाएंगी। इससे बेटर ये है कि जो मेरे पास अभी बंदा है उसको मैं काम सिखाऊं, धीरे धीरे सीख जाएगा, कर लेगा काम, है ना। ये हमारे पास इसके अंदर बेटा आ जाता है। फिर है बेटा इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि खुद से इनिशिएटिव लेना, खुद से बेसिकली पार्टिसिपेशन दिखाना एम्प्लॉयज के लिए। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये कहता है कि जब से खुद से एक एम्प्लॉय है इनिशिएटिव लेगा तो उसका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, उसका जो माइंडसेट है, उसका जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी चेंज हो जाता है, साउंड जजमेंट आ जाती है। ये इसके अंदर हमारे पास आ जाता है कि इनिशिएटिव का मतलब होता है फर्स्ट स्टेप लेना, सेल्फ मोटिवेशन के साथ। सजेस्ट करता है फ्यूल के एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलाउ होना चाहिए कुछ सम इनिशिएटिव ले, प्लानिंग में, इन सब चीज़ों के अंदर, है ना। वर्कर शुड बी एनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर इंप्रूवमेंट विद इन द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ अथॉरिटी। कि उसके पास ऐसा होता है ना कि कई बार सिर्फ और सिर्फ आपको प्लान दे दिया, बस आपको ये फॉलो करना है ना। कहीं ना कहीं उनका भी पार्टिसिपेशन लो। टीम मीटिंग्स में जब टीम मीटिंग्स होंगी हमारे पास, वो भी इनिशिएटिव लेने की कोशिश करेंगे, कुछ और चीज़ें बताएंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि उनका भी माइंड अच्छा हो, जरूरी नहीं है वो एक पैटर्न को ही फॉलो करें। ये हमारे पास यहाँ पर इनिशिएटिव कहता है। आगे चलते हैं बेटा, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब बेटा, ऑर्डर का मतलब अभी तो हम पढ़ते आए थे कमांड से कि मेरा ऑर्डर है, ये आपको बिल्कुल मानना ही मानना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्डर का मतलब है कि सब चीजें एक ऑर्डर में रहें, सिस्टमैटिक तरीके से रहें, ठीक है। ये हमारे पास इसका मतलब होता है कि ऑर्डर का मतलब कमांड से नहीं है। इसका मतलब क्या है? अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल। के हमारे पास 2 ही चीजें होती हैं, एक मैन एक बेटा मटेरियल। ये तो हम इस चैप्टर में भी पढ़ते हैं कि हमें दोनों ही चीज़ों को अच्छे से अरेंज करना है, दोनों ही चीज़ों को अच्छी तरीके से मैनेज करना है, ताकि हमारा काम बहुत बढ़िया तरीके से हो जाए। यहाँ पर ऑर्डर का मतलब कमांड से नहीं है कि हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं कि आपको यही काम करना ही करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ से है? अरेंजमेंट, कि एक ऑर्डर में सब चीज़ें बढ़िया तरीके से चलती रहे। फ्योल क्या कहता है? देयर मस्ट बी फिक्स प्लेस टू कीप एवरी मटेरियल एंड थिंग्स यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशंस। के जितनी भी हमारे पास मटेरियल्स है, जितनी भी सब चीज़ें, उनकी फिक्स जगह होनी चाहिए, और फिक्स जगह होनी चाहिए, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रही हो उसके बारे में, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे एक स्कूल में जो बुक्स रखी हैं वो ऑफिस में है, चौक बेटा लाइब्रेरी में है, ऑफिस रिकॉर्ड स्टाफ रूम में है। तो ये तो सब चीज़ें बेटा गलत होगी ना हमारे पास। क्या यहाँ पर जो स्कूल का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाएगा? नहीं। इसका मतलब क्या है कि एक सब चीज़ें ऑर्डर में हो, प्रॉपर तरीके से अपनी जगह पर रखी गई हो। यहाँ पर तो वॉयलेट हो गया, है ना, जो इसका एग्जाम्पल था। चलो जी आगे चलते हैं। आगे आ जाता है बेटा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी पावर है वो किसके हाथ में है? सिर्फ और सिर्फ फ्यू लेवल के हाथ में है। यानी कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि पावर सिर्फ और सिर्फ कुछ हाथ में, यानी कि कुछ हाथ कौन से हो सकते हैं? टॉप लेवल। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि जब बेटा पावर टॉप के हाथ में नहीं रहेगी, सब कुछ ना कुछ पावर आपने दे दी, ये डिसेंट्रलाइजेशन बन जाता है। देखो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी का मतलब आपको बताया था पहले कि पावर किसके हाथ में है बेटा? सिर्फ और सिर्फ हमारे पास टॉप लेवल के हाथ में। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो गई उस पावर की, हर एक लेवल पे, टॉप पे भी है, मिडिल पे भी है, लोअर पे भी, लेवल पे भी पावर है। फ्योल क्या कहता है? अ कंपनी शुड नॉट बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड। कि एक कंपनी ना तो बिल्कुल ऐसी हो कि उसके अंदर सारी की सारी पावर बस टॉप के हाथ में हो, ना ही एक कंपनी बेटा ऐसी होनी चाहिए कि सबको ही पावर दे दी, है ना, समझ रहे हो। अगर आप मैनेजर, आप बैंक में गए बेटा, जितनी पावर मैनेजर के हाथ में है उतनी पावर जो है
हमारे पास कैशियर के हाथ में भी आपने दे दी, तो ऐसा तो नहीं होता ना, सबका अपना अपना जो है तरीका है काम करने का। ऐसा भी नहीं है कि सारी की सारी पावर मैनेजर के हाथ में ही है, बिल्कुल मैनेजर के पूछे बिना एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है, एक मतलब एक चीज़ भी इधर से उधर नहीं हो रही, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये इसके अंदर आ जाता है कि ना तो वो कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड हो, ना ही वो कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज हो, कॉम्बिनेशन लगना चाहिए दोनों का, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि आपको बेसिकली मैं एक ऑफिस सेटअप कर रहा हूँ, है ना, ऑफिस सेटअप करने के लिए अब मुझे एक बेटा उस ऑफिस को चलाने के लिए बंदा चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, तो अब मैं सारी की सारी पावर जो है उसी बंदे के हाथ में दे देता हूँ, उस पर्टिकुलर इंसान के हाथ में दे देता हूँ कि तुम्हारे से पूछे बिना जितने भी सब लोग काम कर रहे हैं वो कुछ नहीं करेगा। ये चीज़ भी गलत है। या फिर सबको पावर दे दी कि जो टॉप पे है, जिसको मैनेज करने के लिए रखा है, उसके पास भी इतनी पावर, जितने एम्प्लॉयज है उनके पास भी इतनी पावर, वो भी गलत है। सबको अपने अपने हिसाब से दे दो ना, नेचर के हिसाब से दे दो, आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी दे दो कि उसको भाई उतनी पावर दो, इसके पास इतनी ऑथोरिटी है, लोअर वालों के पास भी है लेकिन इतनी नहीं है, कम है। ये बेसिकली ये प्रिंसिपल हमारे पास यहाँ पर कहता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे पंचायत होती है ना बेटा, हमारी कंट्री में विलेजेस में पंचायत लगती है। अब वो भी तो बेसिकली कैसे होती है, उनके पास भी कुछ ना कुछ पावर तो दे रखी है ना सरकार ने। सिर्फ कितनी पावर दे रखी है कि जो भी फंड्स वगैरह ऊपर से आएंगे वो विलेज के हित में यानी कि वेलफेयर में या फिर इन सब कामों में लगा देना, ये बेसिकली पावर होती है। तो हिसाब से दे देना पावर, ये इसके अंदर आ जाता है। या फिर पूरी की पूरी पावर दे दे पंचायत को, ऐसा भी नहीं कर सकते, ना ही कम कर सकते हैं। हमने बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग रख दिया, किस तरीके से, नेचर के अकॉर्डिंग और साइज के अकॉर्डिंग। ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। फिर है बेटा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ना करके, मतलब खुद के लिए काम ना कर करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने इसके लिए काम करना है, एक जनरल इंटरेस्ट के लिए काम करना है। क्योंकि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए काम करोगे तो आपके जो इंडिविजुअल गोल्स है वो तो ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएंगे। ये हमारे पास इसके अंदर आ जाता है कि इस प्रिंसिपल में क्या आता है कि जो इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन का मस्ट सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल और एम्प्लॉयज। के जो ऑर्गेनाइजेशन का आपका जो भी गोल है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो हमारा टॉप पे होना चाहिए। हमारे इंडिविजुअल तो अपने आप हो ही जाएंगे अगर ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हो रहा है तो। If the objective of the individual are in the same direction in the of the organization, then there is no problem. अगर दोनों ही सेम डायरेक्शन पे चल रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट आगे लिखा है ग्रुप्स आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो अगर डिफरेंट डायरेक्शन में मैनेजर ट्राई टू रिकंसाइल इंडिविजुअल इंटरेस्ट, तो मैनेजर को जरूरत है कि वो जो है जो भी इंडिविजुअल का इंटरेस्ट दूसरी तरफ जा रहा है उसको वापस से पकड़ करके ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट की तरफ लगा दिया जाए। जैसे बेटा एग्जांपल के तौर पे लिखा है बिफोर बाइंग रॉ मटेरियल, एक मैनेजर का काम होता है प्राइस और क्वालिटीज को चेक करना। ठीक है, जितने भी सप्लायर से, अगर मैं मैनेजर हूँ, प्रोडक्शन हो रही है, अब प्रोडक्शन कैसे होगी बेटा, रॉ मटेरियल से। तो मेरा काम क्या है, जितने भी सप्लायर है, ध्यान से सुनना, अगर मैं मैनेजर हूँ मेरा काम क्या है कि जितना भी मेरी फर्म में, मेरे बिजनेस में रॉ मटेरियल आ रहा है जिससे मैं प्रोडक्शन करूँगा, उसकी क्वालिटी को चेक करें, उसकी प्राइसेस अच्छे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, उस तरीके से चेक करें जो भी सप्लायर हमें दे रहा है ना। अब मैंने वो अगर मैं अच्छे से करूँगा तो किसका फायदा है बेटा, मैं ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा हूँ। वहीं पर मैं अगर बेटा अपने पावर का मिसयूज करूँ, कैसे मिसयूज करूँगा कि मैंने अपने किसी जानकार से ले लिया जिसने मुझे और सस्ता दिया और मैंने बीच में पैसे जो है अपने कमा लिए, क्वालिटी रॉ मटेरियल की बेकार ले ली इसी चक्कर में, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है वो सही हो पाएगा? नहीं, मैंने अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट की ऐसी तैसी कर दी। सिंपल है। तो हमेशा दोनों एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी किस तरीके से हो, सबऑर्डिनेशन हमें करना है इंडिविजुअल इंटरेस्ट का जनरल इंटरेस्ट की तरफ, दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते रहे। ठीक है जी, अलग अलग नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर हो जाता है। फिर है बेटा रेनोमिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज। रेनोमिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या कहता है कि ये प्रिंसिपल में जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं उनको फेयरली और एडिक्वेटली आपको पे करना होता है। कैसे आप पे कर सकते हो, देखो जितना भी हमारी फाइनेंशियल कैपेसिटी है वो देख करके, वेजेस एंड सैलरीज पेड बाय द कॉम्पिटिटर और स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय। देखो एक तो सबसे पहले आप स्किल देखोगे कि एम्प्लॉय की स्किल कैसी है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको पे करेंगे। अपने कॉम्पिटिटर से भी कहीं ना कहीं मैच करो कि वो हमारे से ज़्यादा तो नहीं दे रहा भैया, बहुत ही ज़्यादा दे रहा है, हम उतनी सैलरी पे हैं, तो जो हमारे एम्प्लॉयज है वो भाग सकते हैं, उधर चले जाएंगे, ऐसा भी हो जाएगा। और बेटा फाइनेंशियल कैपेसिटी भी देखनी है कंसर्न की, इसके अंदर रेनोमिनेशन के अंदर आ जाता है। रेनोमिनेशन का मतलब नाम में लिखा है कि एम्प्लॉय को हम कैसे पे करने वाले। एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस, सैलरीज अच्छी देनी है, विच वुड गिव देम एटलीस्ट रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कहीं ना कहीं सही रहे, ये इसके अंदर आ जाता है। फिर है बेटा लास्ट के दो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है यूनिटी ऑफ कमांड, एक है हमारे पास यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फिर हमारे फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स समाप्त हो जाते हैं। देखो पढ़ते हैं सबसे पहले तो यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर क्या लिखा गया। According to this principle, an employee should receive orders from one boss only। ये इसके अंदर
सिंपल से 3 शब्द में पूरा टॉपिक समझ में आ जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यानी कि ये जो फ्यूल के प्रिंसिपल्स हैं ये बेसिकली हमारे पास ये कहते हैं कि एक हमारे पास ऑर्डर देने वाला एक ही बंदा होना चाहिए। ऐसा नहीं है एम्प्लॉयज को एक बॉस या फिर एक से ज़्यादा बॉस दे रहे हैं तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि देखो इंसान है, अब इंसान जब काम कराएगा अपने अपने तरीके से काम कराता है, भाई किसी का नेचर अलग है, दूसरे बंदे का नेचर अलग है, दोनों अलग अलग हो गए ना। एक हो सकता है ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ काम कराए, एक हो सकता है जो सही एनवायरनमेंट में आपसे काम कराए, ये इसके अंदर रहता है। तो एक ही बॉस बेटा होना चाहिए हमारे पास। जब एक बॉस होगा तो काम तभी बढ़िया चल पाएगा। लिखा है कि जो ऑर्डर है वो किससे मिलने चाहिए, एक बॉस से मिलना चाहिए। अगर वो मोर देन वन हुआ ही विल गेट कंफ्यूज एंड ही विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि बेटा एम्प्लॉयज ही कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले किस बॉस का काम कंप्लीट करें, इसका करें या इसका करें, काम ही नहीं हो पाएगा पूरा। एग्जाम्पल के तौर पर बेटा एक ना एम्प्लॉय है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, उसे कहा जा रहा है प्रोडक्शन इंचार्ज तो कह रहा है बेटा प्रोडक्शन को कम करो, सेल इंचार्ज कह रहा है कि क्वालिटी बढ़ाओ, तो अब कैसे काम चलेगा, उसे वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो बेटा किसकी बात माने किसकी बात नहीं माने, किसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे किसके इंस्ट्रक्शंस को ना फॉलो करे। तो इसमें यही कहता है कि बेटा वन बॉस होना चाहिए। लास्ट आ जाता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है कि वन हेड वन प्लान, एक हेड में बेटा एक ही प्लान हमारे पास चल रहा हो। ऐसा ना हो कि आप खुद के लिए भी काम कर रहे हो और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम ना कर पा रहे हो, है ना। तो इसका मतलब यही है कि जो भी एफर्ट्स हैं एम्प्लॉयज़ के वो किस में होने चाहिए, एक गोल की तरफ होने चाहिए। 2 गोल ना आपके दिमाग में चल रहे हो, इधर भी कर ले उधर भी कर ले, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक गोल होना चाहिए। अब वो गोल कौन सा होगा, वो होगा बेटा हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का गोल। कैसा होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल, कि बेसिकली जितने भी एम्प्लॉयज के गोल्स है ऑर्गेनाइजेशन के गोल है वो सब मिलकर के एक ही तरफ चल रहे हो, उसी तरीके से कोऑर्डिनेशन के साथ अच्छे से काम हो जाए, सब चीज़ें बढ़िया तरीके से हो जाए। ये बेसिकली इसके अंदर हमारे पास आ जाता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए काम करना है। ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए काम करोगे तो आपके इंडिविजुअल गोल ऑटोमेटिकली यहाँ पर अचीव हो जाते हैं। और फाइनली यहीं पर बेटा हमारा फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स समाप्त हो जाते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से बेटा समझ में आए होंगे। इसकी जो मेमोरी टेक्निक है वो वही है, डेड पेप्सी पीसीएस रू, आप उससे कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। तो चलिए फिर जल्दी से चलते हैं, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो उसका रिमेनिंग पोर्शन रह गया वो वहाँ पे कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।